मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत वर्ष में कोविड के संकट को ठीक तरह से हैंडल करने के लिए बेहतरीन काम हुआ है। और उसके साथ साथ में जो कोविड के कारण जो हमारी आर्थिकी प्रभावित हुई है, हर एक वर्ग की किसी न किसी तरह से हुई है, वो एक बहुत सराहनीय कदम है। सबसे बड़ी बात है कि कोविड को हैंडल करने, क्योंकि सेकंड फेज़ का कोविड का ये दौर अभी जो चला हुआ है लगभग लगता है कि अब समाप्त होने वाला भी है। तो इस दौरान जो हेल्थ सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने की जो ज़रूरत है उसके लिए इसमें बहुत बड़ी मदद होगी। जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि थर्ड वेव भी आने वाली है, ऐसी बातों को ध्यान में रखते हुए आने वाले समय के लिए हमको जो तैयारी करनी है उसके लिए एक बहुत बड़ी एक पहल है। और उसी तरह से दूसरा जो हमारा सेक्शन, जो हमारा सूक्ष्म वित्तीय संस्थान जिसको MSP जिसको बोलते हैं, और उस सेक्टर में भी जो 2% से कम ब्याज दर पर जो है वो अधिकतम 1,25,000 रुपये का ऋण मिल सकेगा। ये भी एक बहुत, क्योंकि हिमाचल तो बहुत ज़्यादा हमारा जो है वो मेजॉरिटी हिमाचल प्रदेश का जो जितना भी हमारा उद्योग का सेक्टर आता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर आता है, उसमें MSP ही ज़्यादा है। उसमें उस दृष्टि से मैं समझता हूँ कि ये भी एक बहुत बड़ी मदद हिमाचल प्रदेश के लिए हमारे लिए इसमें होगी। और उसी प्रकार से टूरिज़्म के सेक्टर में भी मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक टूरिज़्म की दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है पूरे देश भर में। और यहाँ इसमें जो 100% गारंटी ऋण के साथ पर्यटन को पुनर्जीवित करने की जो योजना, होटल व्यवसायियों को अपना व्यवसाय सुचारू रूप से चलाने में काफ़ी मदद मिलेगी। और उसमें 11,000 से अधिक जो पंजीकृत पर्यटक, गाइड, यात्रा और पर्यटन हितधारकों को वित्तीय सहायता से भी युवाओं को स्वरोजगार का जो है वो एक रास्ता खुलेगा। ये मुझे लगता है कि हिमाचल की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसमें हिमाचल प्रदेश को बहुत बड़ा उसका लाभ होगा। और इसी प्रकार से एक पॉइंट मैं ज़रूर उसमें और कहूँगा, क्योंकि अभी हम उसकी डिटेल्स जो है सारी जो पैकेज अनाउंस किया है उसमें हिमाचल प्रदेश में उसके लाभ क्या क्या हो सकते हैं उस दृष्टि उसको अध्ययन कर रहे हैं। एक जो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को जो है 30 जून 2021 से 31 मार्च 2022 तक बढ़ाने का जो केंद्र ने निर्णय लिया, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। और उसमें लगभग 80,000 जो है इंस्टीट्यूशन को जो है उसमें लाभ मिलेगा। ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। सर, कोविड की क्या स्थिति है? रिसेंटली डेल्टा के करीब 70 मामले आए हैं। क्या डेल्टा प्लस भी हिमाचल प्रदेश में है? और वैक्सीनेशन में आई थिंक हिमाचल इज लीडिंग फॉरवर्ड। क्या स्थिति है? और क्या जो बसेस, वॉल्वो बसेस चलानी थी वो चलेंगी? और जो स्कूल और बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं वो खुलेंगे? इस पर कोई निर्णय होना चाहिए? देखिए, वैक्सीनेशन में हिमाचल बहुत बेहतर कर रहा है। हर रोज़ फिगर्स जो है उसमें जो हमारी इम्प्रूव हो रही है। और उसमें अभी आज की फिगर 31 लाख जो है हमारी जो है उसमें फिगर जो हमारी आज तक पहुंच चुकी है, क्योंकि हर रोज़ चेंज होती है, ये फिगर बढ़ती जाती है। जहां तक आपने ये जिक्र किया है डेल्टा 35 लाख इसमें टोटल हो गए एज ऑन टुडे अभी तक। और जो डोजेज हो गई वो हमारी टोटल, उसकी डिटेल्स में मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा टोटल नंबर, क्योंकि 35,89,000। उसके बाद में ये भी ज़रूर मैं आपके ध्यान में ज़रूर लाना चाहूँगा कि जो हमने सैंपल भेजे थे 1,113 सैंपल हमने भेजे थे। और उसमें से जो रिज़ल्ट हमको रिसीव हुए 681 के हमको रिज़ल्ट्स रिसीव हुए हैं। और उसमें म्यूटेशन जो जिसमें पाया नहीं गया 305 ऐसे हैं कि जिसमें कोई म्यूटेशन नहीं पाया गया। और अभी अवेटेड है कुछ एक हमारे जो सैंपल की रिपोर्ट्स। और जिनमें म्यूटेशन डिटेक्ट हुआ वो नंबर 235 है। और 235 के बाद फिर उसमें ये मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जो डेल्टा का जो वेरिएंट जो कि आप जिक्र कर रहे हैं, तो 79 है ये टोटल नंबर ये पाया गया। लेकिन डेल्टा प्लस कोई नहीं,
डेल्टा प्लस का कोई भी अभी तक मामला डिटेक्ट नहीं हुआ, ये मैं आपकी जानकारी के लिए देना चाहता हूँ। तैयारियां है थर्ड वेव को लेकर, क्योंकि निश्चित रूप से हम तैयारियां लगातार जारी रखे हैं। हालांकि कोविड के मामले काफ़ी कम हुए हैं हिमाचल प्रदेश में, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने क्रिएट किया है कोविड के लिए, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अभी तक हमने कायम रखा है, उसी तरह से रखा है तैयारियां, क्योंकि ये नंबर कब बढ़ जाएगा इस बात की कोई गारंटी नहीं। इस सूरत में हमने उस सारी चीज़ों को बिल्कुल इंटैक्ट रखा है, तैयार रखा है। और पर्टिकुलरली जो थर्ड वेव का जिसका जिक्र हो रहा है, उसके लिए जो तैयारियों का जिक्र हमने पहले भी किया है, और उसमें जिक्र ये आ रहा है कि बच्चों के लिए वो ज़्यादा घातक होगा, उस दृष्टि से उस चीज़ के लिए भी हमने तैयारी की है। और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर ऐसी स्थिति आती भी है तो उसमें भी हम जो है कठिनाई में नहीं, हम सारी चीज़ों को हैंडल कर लेंगे। इंस्टीट्यूशंस खोलेंगे सर? इंस्टीट्यूशन के बारे में निर्णय बहुत जल्दी हम करने वाले हैं। महत्वपूर्ण रिपोर्ट सौंपी गई है, जो पुलिस की रिपोर्ट है, जो मंडी कुल्लू में मामला हुआ था, वो पुलिस ने आपको सौंपी है, आपके कार्यालय को सौंपी है। क्या एग्जैक्ट निर्णय हुआ है उस पे? अभी रिपोर्ट आई है, उसको हम एग्जामिन कर रहे हैं और उसके बाद निर्णय करेंगे। क्या सर ये रिपोर्ट जो है या इंटीमेट भी किया जाएगा गृह मंत्रालय को, जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ है IPS मामले? मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा उसमें ये करने की आवश्यकता है। ये एक घटना घटित हुई है जो दुखद है, लेकिन उसके बावजूद जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को अध्ययन करने के बाद निर्णय करेंगे। सर शिलाई में दुखद हादसा हुआ है, 10 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। मैं उस हादसे में जितने भी लोग जो है वो जिनका देहांत हुआ है, जिनकी मृत्यु हुई है, उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ, और उनके परिवार को ईश्वर सहन करने की शक्ति दे। और सरकार की ओर से तुरंत जो प्रशासन को आदेश दे दिए गए थे, जो वहाँ पर जो रिलीफ का जो ऑपरेशन होना था वो करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी जो है वो ढंग से ऐसी जगह गिर गई तो बहुत नीचे चले गई थी गाड़ी, और उसके कारण वो दुखद मृत्यु वहाँ पर बहुत सारे लोगों की हुई है। हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड पर्यटक आ रहे हैं। अगर कोविड काल की बात करें, उसके बाद जिस तरह से अनलॉक किया है सरकार ने, तो हिमाचल प्रदेश में हर तरह के पर्यटक आ रहे हैं और इतनी भीड़ है। पर्यटकों को किस तरह से सरकार टैकल कर रही है, हैंडल कर रही है कि दोबारा से कोरोना ना फैले? हमारी कोशिश यही है कि हिमाचल प्रदेश में पर्यटक भी आए, लेकिन पर्यटक आने के साथ साथ में कोविड के जो हमारे नॉर्म्स हैं, जो हमारा प्रोटोकॉल है, उसका भी पालन हो। उस दृष्टि से हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि जितना संभव हो सके हर पर्यटक जो जहाँ भी आ रहे हैं उनको पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से, होटल की जो मैनेजमेंट है जहाँ वो ठहर रहे हैं, उनके माध्यम से सारी चीज़ों को अवगत कराया जा रहा है। और काफ़ी लोग उसमें कोऑपरेट भी कर रहे हैं, मास्क पहन करके हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि नंबर ज़्यादा कई जगह आने के कारण वो क्राउड की शेप में दिख रहा है, उसमें और ज़्यादा सावधानी बरतने के लिए हमने कहा है। जहाँ भी पुलिस फोर्स को भी लगाने की आवश्यकता है, और उसके साथ साथ में और जो होटल की जो हमारी एसोसिएशंस हैं उनसे भी अपील की है हमने कि भी आप लोग भी इसमें सहयोग करिए। और पर्यटक जो आ रहे हैं उनसे भी मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं, आप आइए, स्वागत है आपका, लेकिन उसके बावजूद यहाँ आकर के जो है वो प्रोटोकॉल जो कोविड का है उसका पालन निश्चित रूप से करें। थैंक यू, प्लीज़, थैंक यू। हमारा बोर्ड है उसकी मीटिंग थी, और उसके साथ साथ बस अड्डा मैनेजमेंट का भी हम उसमें विषय लेते हैं। और इसमें यही रहता है कि पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर हमारे जो बस अड्डाज हैं उनका रिव्यू लिया जाता है, कौन कौन से केसेस कहाँ हैं, किस किस स्थिति के अंदर हैं। तो एक तो आपके ध्यान में ये जो इम्पोर्टेंट डिसीजन हुए हैं उसके बारे में बताना चाहूँगा कि एक तो जो बस स्टैंड जो हमारा बैजनाथ का है और उसका जो वर्कशॉप है उसकी कंस्ट्रक्शन पीपीपी मोड पे लेने का जो है वो फैसला लिया है। इसी प्रकार से बस स्टैंड एट जसूर, इसको भी हमने पीपी मोड के ऊपर इसकी कंस्ट्रक्शन का लिया है। और आपके ध्यान में ये रहे क्योंकि हमारे 2 स्मार्ट सिटीज़ हैं, शिमला और धर्मशाला। शिमला और धर्मशाला के अंदर HRTC से रिलेटेड हमारे जितने भी बस अड्डे हैं और उसके साथ रिलेटेड और कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, अब वो सारे के सारे स्मार्ट सिटी के माध्यम से उनको वहाँ पे स्मार्ट सिटी से हमें फंड मिलेंगे और उनको हम रेनोवेट करेंगे या उनके लिए हम नए सॉल्यूशंस वहाँ पे तैयार करवाएंगे। इसी प्रकार से हमारे उसमें 205 बसों की नई खरीद के विषय में आज हमने विधिवत जो है उसका प्रिंसिपली हमने डिसीजन लिया है।
और वो जो बसेस हैं उन बसेस के बारे में अलग अलग प्रकार की बसेस जो मॉडर्नाइजेशन करने की हमने बात कही है, जो 900 बसेस के अगेंस्ट जो हम बसेस ले रहे हैं 205 के करीब हैं। इसमें 5 हमारे टेम्पो ट्रैवलर्स हैं और 200 हमारी बड़ी बसेस, बड़ी और छोटी बसेस मिलाकर हैं। और इसमें एक डिसीजन ये भी लिया गया है कि जैसे पीस मील वर्कर्स को जिस समय काम नहीं होता हमारा, जैसे कोरोना काल के अंदर उनको काम नहीं था, तो हमने ये एक फैसला लिया है कि कोरोना काल में जब उनको काम नहीं मिलता है तो उनको हमने मिनिमम वेजेस देने की बात कही है, ताकि उनको मिनिमम वेजेस हम लोग दे पाएँ। और ये जो मिनिमम वेजेस देने का भी आज हमने फैसला लिया है। तो ये मेन बातें जो आज हमारे इस HRTC का जो हमारा था उसमें हुआ है। और आपके ध्यान में एक विषय पहले भी मैं बता चुका हूँ, आज फिर उसके बताना कि जो हमने मेडिकल बिल्स थे उनकी क्लियरेंस की बात आई थी, चाहे वो हमारे रेगुलर एम्प्लॉइज़ का विषय है, चाहे वो हमारे पेंशनर्स का विषय है, उन सब के जो मेडिकल बिल पेंडिंग थे उनको हमने क्लियर कर दिया है। अभी तक बहुत सी और भी विषय हैं जिनके ऊपर जो उनका पैसा बनता है, क्योंकि समय समय के ऊपर पेंशनर्स हैं चाहे रेगुलर एम्प्लॉइज़ हैं, क्योंकि HRTC के अंदर हमारे आप सब जानते हैं कि फाइनेंशियल क्रंच है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे हम इन सारी चीज़ों को समयबद्ध तरीके से ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। काफी लेट मिल रही थी, सैलरी तो बिल्कुल ठीक हो गई है। सैलरी लेट मिलने का विषय पे तो हमने रोक लगाई है, लेकिन जो पेंशनर्स हैं उनकी जो पेंशन है वो 1 महीना लेट चल रही है। आज हमने विभाग को निर्देश दिए हैं कि आप उसको भी समयबद्ध तरीके से, ठीक तरीके से वो जो है टाइमली उनको पेंशन मिले। सर 1 जुलाई से इंटरस्टेट बसें शुरू हो रही है, हाँ जी, 1 जुलाई से हाँ 1 जुलाई से इंटरस्टेट बसेस शुरू हो रही हैं। और इंटरस्टेट बसेस के जितने भी रूट्स हैं उनमें से मुझे ऐसा लगता है लगभग हमने 60% से लेकर 75% तक रूट्स जो हैं वो चलाने शुरू कर देंगे। और जो उसका SOP बना है जो हमारा कि वो 50% का जो हमने लिया है उसी के ऊपर हम उसको शुरू करेंगे। जैसे जैसे बातें ठीक होती जाएंगी और उस तरीके से हम समय समय के ऊपर उसका SOP चेंज करते जाएंगे और यात्रियों की संख्या बढ़ाने का निर्णय समय समय पर लिया जाएगा। सर क्या बाहर की बसें भी स्टेट में आ सकेंगी? अभी इसको लेकर भी कोई निर्णय लिया गया है? हमने इस पर किसी प्रकार की कोई व्यवस्था जो है वो नहीं, वो उसके लिए तो स्टेट की तरफ से कोई परमिशन वाला विषय आएगा ऐसा कुछ नहीं है। जब वो दूसरी स्टेट चाहेगी यहाँ पर अपनी बसेस भेजे तो वो जिस प्रकार का SOP हमने अपनी स्टेट के अंदर लागू किया है उसी SOP के ऊपर वो बसेस आ जा सकती हैं। सर आप दिल्ली दौरे पर भी गए थे, काफ़ी मुलाकात भी हुई है, प्रदेश को प्रोजेक्ट सर किस तरह के आए हैं और बल्क ड्रग पार्क की अगर बात करें तो उसको लेकर भी हाँ, अभी मैं दिल्ली जाके आया हूँ और दिल्ली में मैंने अपने जो हिमाचल प्रदेश के साथ जुड़े हुए बहुत से विषय, चाहे वो उद्योग विभाग के साथ जुड़े हुए विषय हैं और उसके साथ साथ अपने विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी हुई कुछ बातों को लेकर मैं वहाँ गया था। और मुझे इस बात की खुशी है कि एक बड़ा ही सार्थक व्यू जो है वो वहाँ के मिनिस्टर्स का देखने को मिला है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले दिनों में बल्क ड्रग पार्क का विषय जो हम बार बार बोलते हैं बड़ी जल्दी से उसका समाधान होने वाला है और वो समाधान हिमाचल प्रदेश के पक्ष में होगा, ये भी मैं कहना चाहता हूँ। इसके अलावा नए क्लस्टर हिमाचल प्रदेश के अंदर किस प्रकार से आ सकते हैं, रेल कनेक्टिविटी के विषय के ऊपर भी श्री पीयूष गोयल जी के साथ हमारी बातचीत हुई है। और जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने हमें इस बात का विश्वास दिलाया है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो वो दिया जाएगा, क्योंकि इसमें मैंने इंडस्ट्री जो हमारा विभाग है उसमें मैंने ये भी बोला है वहाँ पे कि कोरोना के कारण से जो इंसेंटिव हिमाचल प्रदेश को मिलते थे हम जो चाहते हैं उसको एक्सटेंड किया जाए 2022 के बाद भी। मैंने तो उसमें ये भी रखा है कि जम्मू कश्मीर को जो मिलता है वो हम लोगों को भी मिले। और मुझे पूर्ण आशा है कि इन सारी चीज़ों के ऊपर बड़ा पॉजिटिव व्यू पॉइंट केंद्रीय सरकार का था। तो ये मैं कह सकता हूँ कि हिमाचल प्रदेश को बहुत फ़ायदा जो है वो जो केंद्र सरकार से मिला भी है और आगे भी मिलता रहेगा। सर कल एक्सीडेंट हुआ है सिलाई में, क्या कारण रहे हैं, क्या कोई जांच के निर्देश दिए? इसमें ये जो हमारी बसेज हैं, जैसे अगर HRTC में कोई इस प्रकार का विषय आएगा तो उसका बेसिक कंसर्न डिपार्टमेंट से होता है तो उनको तो, लेकिन ये किसी की प्राइवेट गाड़ी है और उस प्राइवेट गाड़ी के में जो है वो लॉस हुआ है। लॉस तो 10 लोगों की वहाँ पे मौत हुई है। और कल ही मैंने वहाँ के विभाग के साथ बात की थी जिस समय एक्सीडेंट हुआ था, क्योंकि उस समय ये नहीं पता लग रहा था कि एक्सीडेंट बसेस का हुआ है या कुछ और हुआ है। तो बाद में ये पता चला कि बारात में गई हुई किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है
और उसमें 10 लोगों की जान गई है। निश्चित तौर पर विभागीय तौर पर उसकी इंक्वायरी भी होगी और वो क्या उसका कारण है वो भी लेटेस्ट स्टेज में पता लगेंगे। सर फौरी राहत वगैरह कुछ इशू की फौरी राहत की रकम फौरी राहत किसके लिए? जो हाँ जी, उसमें जो आपका मैनुअल बोलता है उसके अकॉर्डिंगली उनको राहत मिलेगी। सिरमौर के शिलाई उपमंडल में सोमवार देर शाम करीब 5:45 बजे दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें मौके पर ही 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक शख्स ने अस्पताल में दम तोड़ा। टिम्बी मिला सड़क मार्ग पर पशोग गांव के पास ये हादसा हुआ है। बारातियों से भरी बोलेरो कैंपर सड़क से करीब 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरी, जिससे गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। आशंका जताई जा रही है कि ब्रेक फेल होने के कारण ये हादसा हुआ है। हादसे में घायल व्यक्तियों का उपचार पांवटा अस्पताल में किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि शिला पंचायत के चिढ़ेऊ गांव से बारात बकरास के गांव भटिउड़ी में दुल्हन लेने पहुंची थी। ये बारात लौट रही थी तो बोलेरो कैंपर पशोक के चुमनल खाला के समीप खाई में जा गिरी। हादसे का पता चलते ही पूरा इलाका चीख पुकार से गूंज उठा। स्थानीय ग्रामीणों ने पुलिस के साथ मिलकर खाई से शवों को बाहर निकाला। मृतकों में से 8 ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 12 से 26 साल के बीच है। मौके पर पहुंचे शिलाई के विधायक हर्षवर्धन चौहान ने हादसे पर दुख जताया और हर संभव मदद की बात कही। के नज़दीक एक बड़ा दुखद हादसा हुआ है, जिसमें बोलेरो गाड़ी जो है गिरी है। इसमें अभी तक जो है 9 व्यक्तियों का देहांत हुआ है और 3 व्यक्तियों को नाहन हॉस्पिटल रेफर किया गया है। वो नाहन को जो रेफर किए गए हैं वो भी सीरियस है और ये बड़ा दुखद घटना है, इसमें 9 लोगों की डेथ हुई है। अभी प्रशासन जो है और पुलिस के सभी लोग यहाँ पे आ गए हैं और पोस्टमार्टम अभी किया जा रहा है और पोस्टमार्टम करने के बाद जो है जो डेड बॉडीज़ है वो परिजनों को जो है सौंप दी जाएगी। और प्रशासन से भी हमने भी मांग की है कि भाई तुरंत जो इमीडिएट रिलीफ भी जो है वो परिवार के लोगों को प्रदान की जाए। और बहुत बड़ा घटना है, ये बड़ी दुखद घटना है। तो आने वाले समय में देखेंगे कि इसमें क्या कारण रहे हैं, ये प्रशासन को जांच करने का ये विषय है।